ओके। आज आईआर का तीसरा क्लास है और हम लोग कल एक मैं हेडिंग करवाया था ना तुम लोग को कि भारतीय विदेश नीति का विकास। इस भारतीय विदेश नीति का विकास, इसमें 3 अवधारणाएं हैं। ये 3 अवधारणाओं को लेकर विदेश नीति का विकास होता है। पहला था कि किसी भी देश का घरेलू परिस्थिति कैसा है, किसी भी देश का घरेलू परिस्थिति कैसा है। दूसरा, क्षेत्रीय वातावरण, यानी कि उसके पड़ोसी देशों का वातावरण कैसा है। और हम ज्यादातर परेशान होते हैं पाकिस्तान और चीन से, तो हम अपने क्षेत्रीय वातावरण में चीन को देखते हैं। और फिर होता है वैश्विक वातावरण या वैश्विक परिस्थिति। 3 ये अवधारणाएं हैं और इन्हीं तीनों अवधारणाओं को मिलाकर भारतीय विदेश नीति का विकास होता है। अब वैश्विक में देखते हैं तो खास तौर पे यूएसए एंड रशिया। अब अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया के साथ अब चीन का भी नाम आ रहा है। ओके, तो ये चीजें तीनों को लिखो और इन्हीं तीनों अवधारणाओं पे कैसे कैसे विकास हुआ इसके इतिहास को लेकर चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा, पहला पॉइंट इसमें लिखते जाओ, चलो लिखो। भारतीय विदेश नीति का मूल आधार नेहरू द्वारा निर्मित किया गया। मूल आधार किसके द्वारा निर्मित किया गया? पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि विदेश नीति का मूल आधार किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ, तो नेहरू के द्वारा। ओके, अब देखो इसी में लिखो, इनकी विदेश नीति को, नेहरू के विदेश नीति को आदर्शवादी और नैतिकतावादी कहा जाता है। नेहरू के विदेश नीति को आदर्शवादी और नैतिकतावादी कहा जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स शॉर्ट्स बनाना हो तो ऐसे पॉइंट्स बना लो कि आदर्शवादी था और नैतिकतावादी था। क्यों था वो भी आगे लिख लेते हैं। क्योंकि उन्होंने सभी देशों के बीच, अब ये दोनों क्यों था, तो उन्होंने सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व उन्होंने सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत पर बल दिया। इन्होंने किसके सिद्धांत पर बल दिया? इनके विदेश नीति का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत क्या था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना। नेक्स्ट लाइन लिखिए। विश्व में हथियारों के दौर का विरोध किया। किसने किया? नेहरू जी ने किया। और नियम आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन किया। विरोध समर्थन में अगर देखा जाए तो इन्होंने किसका किया? नियम आधारित अर्थात यूएन का। अब किसका विरोध किया? हथियारों का। ठीक है, आगे लाइन लिखो। उन्होंने चीन के साथ, नेक्स्ट लाइन लिखना है, उन्होंने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को एशियाई अफ्रीकी एकता के लिए महत्वपूर्ण माना। इनका महत्वपूर्ण मानना क्या था? चीन के साथ एशियाई अफ्रीकी अफ्रीकी एकता। अब अगर क्वेश्चन आ भी जाता है पीटी में कि एशियाई अफ्रीकी एकता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की या किसने अपने विचार में लाया, किसका नाम लोगे? नेहरू जी का। नेहरू जी का विचार क्या था? एशियाई अफ्रीकी एकता। और ऐसा नहीं था कि एशियाई और अफ्रीकी एकता है तो किसी का विरोध कर रहे हैं, नहीं, किसी का वो विरोध नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन। यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ, उस समय कौन उस समय दो ही थे महाशक्ति, और दो गुट भी था, एक यूएसए यानी नाटो और यूएसएसआर। सोवियत संघ का मतलब वही यूएसएसआर। यूएसए और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के साथ बेहतर संबंधों के निर्माण के द्वारा बेहतर संबंधों के साथ निर्माण के द्वारा भारत के आर्थिक विकास के नींव रखी, भारत के आर्थिक विकास का नींव रखा। इसमें तो कुछ समझाने वाला पॉइंट है नहीं, समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन्होंने शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर में सैनिक संगठनों से, अब अगर देखो, अब अगर ये इनके विदेश नीति आदर्शवादी या नैतिकतावादी है, तो सैनिक संगठनों से क्या बनाएंगे, ये दूरी बनाएंगे, है ना। तो लिखो, इन्होंने शीत युद्ध के दौर में सैनिक संगठनों से अपनी दूरी बनाई रखी, जबकि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ मित्रता पर बल दिया, मित्रता पर बल दिया। अब देखो, दोनों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, तो अर्थात गुट निरपेक्ष को सुदृढ़ रखा। तो लिख दो कि अतः गुट निरपेक्ष को सुदृढ़ बनाए रखा। नेक्स्ट हेडिंग करो। विदेश नीति में वास्तविकतावादी, ब्रैकेट में यथार्थवाद का विकास, है ना, कर दिया। अब ये क्या है, यथार्थवाद। हमारे विदेश नीति में वास्तविकतावादी यानी यथार्थवाद का विकास। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, वास्तविकतावादी का मतलब क्या होता है। यथार्थवाद इक्वल टू सत्य को स्वीकार करने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला, सत्य स्वीकार करने वाला, है ना। इसमें लिखिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, यथार्थवादी राष्ट्र हितों यथार्थवादी राष्ट्र हितों और सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। इसके दो महत्वपूर्ण अवधारणा कौन होगा, दो महत्वपूर्ण अवधारणा इसके क्या है यथार्थवाद का, राष्ट्रहित, पहला क्या है, पहला पॉइंट बना दो, ठीक, राष्ट्रहित, और दूसरा क्या है, राष्ट्र का सुरक्षा, राष्ट्र का सुरक्षा।
ठीक है ना। तथा इनका मानना है कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं राज्य की है। मतलब भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र तो उसकी सुरक्षा भी भारत ही करेगा, ना कि हम किसी पे डिपेंड हो गए कि वो हमारा सुरक्षा करेगा। वो हमारा मित्र देश हो सकता है, लेकिन हम अपनी डिपेंडेंसी उन पे नहीं रखेंगे। नेहरू जी यही कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना तुमको कि अगर हम हैं तो अपनी सुरक्षा हम लोग यहाँ अपना ही करेंगे। अब यहाँ किसी मित्र के बल पे नहीं रह सकते हैं। मित्र बहुत करेगा तो साथ में आके चाय पी सकता है, कोई बुक्स बता सकता है, तुम्हारे साथ 10 मिनट 20 मिनट डिस्कशन कर सकता है, लेकिन अब उसके भरोसे यूपीएससी नहीं निकाला जा सकता है। कोचिंग भी बहुत करेगी तो आपको मार्गदर्शन दे देगी, सारी चीजें पढ़ा देगी, हम तुमको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन खुद तुम्हें यूपीएससी बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए खुद ही पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह ये कह रहे हैं ना कि राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी। तीसरा अवधारणा क्या लिख दोगे शॉर्ट में, देख लो इस पे बोर्ड पे, राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी। अब देखो यही कथन देगा पीटी में, मान लो अब इसमें 2-3 नाम दे दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी निम्न में से किस महान व्यक्ति ने किया या दिया। नेहरू जी ने दिया। ठीक है ना। अब 3-4 नाम दे दिया तो समझ जाओगे ना। अब और इनकी विदेश नीति का मूल आधार क्या था? आदर्शवादी, नैतिकतावादी। ठीक। नेक्स्ट लाइन, जिसके लिए, अब राष्ट्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन से होंगे? जिसके लिए यानी किसके लिए? सुरक्षा के लिए, है ना। अधिक से अधिक सैन्य सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसको लिख सकते हो ना, सैन्य शक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेहरू जी का तो समझ लिए हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, लिखो इंदिरा गांधी जी को समझते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। इंदिरा गांधी के द्वारा यथार्थवादी कदम उठाते हुए या यथार्थवाद को अपनाते हुए वर्ष 1971 में, 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि संधि संपन्न की गई। ठीक। ये बोर्ड पे देखते जाओगे कैसे कैसे बन रहा है, इसको बना लो।
ठीक। अब देखो ये जो संधि थी ना, ये वास्तविकता क्या थी इसकी, ये संधि की क्यों गई, है ना? संधि क्यों की गई, किस लिए की गई? तो यह एक सुरक्षा की संधि थी। लिखो, जो वास्तविक स्वरूप में सुरक्षा की एक संधि थी। कौन सी संधि थी? सुरक्षा संधि थी। कोई परेशानी? सुरक्षा की एक संधि थी, है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ष 1974 1974 में भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परीक्षण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पीटी। पहला क्वेश्चन हो सकता है ना, क्या परमाणु परीक्षण कब हुआ? परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974। जिससे, लिखो, जिससे भारत ने यह दिखाया या दर्शाया कि भारत के पास परमाणु हथियार के विकास की क्षमता विद्यमान है। विकास की क्षमता विद्यमान है। इससे क्या हुआ, ये पता चला ना कि हम भी परमाणु हथियार बना सकते हैं। लेकिन 1974 में बनाया नहीं, परीक्षण किया। ठीक है ना? तो लिखो, इसी में लिख दो, परंतु इसके बावजूद भी तत्कालीन समय भारत परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने और क्या क्या किया? ठीक, इन्होंने, इंदिरा गांधी ने एक तो ये कर दिया। दूसरा दूसरा लिखो, इंदिरा गांधी जी ने सैन्य क्षमता का व्यापक विस्तार किया। ठीक, तथा प्लस, या हम उसमें देखो तथा लिखवा रहा हूं, ये चीजें बना लेना शॉर्ट्स में। प्लस यानी तथा सैन्य क्षमताओं में या क्षमताओं को कर दो, को प्रभावी प्रभावी कैसे होगा? अगर उसका आधुनिकीकरण होगा। प्रभावी अथवा आधुनिकीकरण पर बल दिया। आधुनिकीकरण पर बल दिया। लेकिन इन्होंने अर्थव्यवस्था को समाजवादी के स्वरूप पर ही बल दिया।
नेक्स्ट, इनका समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदारीकरण ऑब्लिक भूमंडलीकरण के दौर में विदेश नीति। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, वर्ष 1991 के बाद विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। देखो, वर्ष 1991 को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इसके पहले भारत समाजवाद अर्थव्यवस्था पर चलता था। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में हम लोग चेंज किए। अब अर्थव्यवस्था को उदारवादी लेके आए, उसी को पूंजीवाद कहोगे। लेकिन हम पूंजीवाद न कह के, उदारवाद न कह के, अर्थव्यवस्था को हम किस तरफ लेके गए? मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ। तो जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाएंगे तो कोई भी समाज हो, परिवार हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है तो वो अपना सुरक्षा सुदृढ़ करेगा। ठीक है, सुरक्षा का मतलब क्या है? सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि मार पीट से ही आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भाई, घर अच्छा बनाएंगे, ठीक है, भोजन हाइजेनिक करेंगे, वाटर शुद्ध जल में और शुद्धिकरण करेंगे ताकि आपको बीमारी से सुरक्षा मिले, आवागमन में अच्छी गाड़ी लेंगे ताकि आपका एक्सीडेंटल भय कम रहे, है ना। एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इस प्रकार की सुरक्षा कब आप सुरक्षात्मक महसूस करते हैं, आप सुरक्षात्मक होते हैं, जब आपका अर्थ यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो 5 रुपए वाला चाय पियेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत है तो 500 वाली कॉफी पियेंगे। सही है ना। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्किन रोग होने के कम चांसेस होंगे। आर्थिक स्थिति नहीं है भाई तो तन को ढकना है, हो सकता है सेकेंड हैंड ही कपड़ा ले लें और फला या एक्स या वाई या जेड से जो उसमें रोग हो वो आप में भी ट्रांसफर हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि समझ गए ना, कि सिर्फ और सिर्फ हथियारों से ही सुरक्षा की दृष्टि नहीं है, सुरक्षा आप रोगों से। ठीक है ना। तो क्या लिखा था लास्ट लाइन? नहीं नहीं, परिवर्तन देखने को मिलता है। और और समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर भारत ने उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक नीति अपनाई।
उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक नीति अपनाई। यद्यपि समाजवादी आर्थिक नीति को भी बरकरार रखा। ठीक है, तो अब ऐसा बना लो, उदारीकरण प्लस निजीकरण प्लस समाजवादी, इन तीनों को, अब भारत की किधर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई प्रॉब्लम? ओके, चले आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। भारत के द्वारा आर्थिक उदारीकरण के साथ सामरिक क्षमता, ब्रैकेट में कल्याणवादी, ब्रैकेट बंद, सामरिक क्षमता को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण बल दिया। ठीक, अब सामरिक क्षमता का मतलब, अब हम भी दिखाएंगे, अपनी सुरक्षा को और सुदृढ़ करेंगे। अब तक परीक्षण कर रहे थे, काहे कि हम तो अब तक विरोध कर रहे थे कि आप भी, अगर तुम बंदूक हमको ना दिखाओ तो हम बंदूक नहीं दिखाएंगे। सीधी सी बात है, तुम हमें उंगली नहीं दिखाओगे तो हम उंगली नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसने फिर 1998 में भारत में कुछ कार्य किया। लिखो, परिणाम स्वरूप 1998 में परमाणु परीक्षण कर न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, अब अगर ये घोषणा हो गई तो नेहरू जी का जो नैतिकवाद, आदर्शवाद विदेश नीति थी, उसमें अब परिवर्तन हो गया। लेकिन पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी हम आदर्शवाद पे हैं, अभी भी नैतिकवाद पे हैं, अभी भी हम कहते हैं कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट यूज का मतलब थोड़ी है कि तुम हमको मार दो, हम हमारा बम ही उड़ जाए तो हम छोड़ देंगे। हमको अगर शक हुआ, आगे बात किया जाएगा, अगर हमको लगा तो हम परमाणु बम का प्रयोग कर देंगे। कहा गया ना कि आंखें ना दिखाना। भाई, आंखें दिखाओगे हमको शक होगा कि हमसे, अब तो हम इंतजार करेंगे कि तुम हमें मारो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो, अब भारत व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था पर भी
व्यापार निवेश अर्थव्यवस्था पर भी महत्व देने लगा। ठीक है। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप लुक ईस्ट लुक ईस्ट लिख रहा हूं, लुक LOOK लुक ईस्ट नीति अपनाया। भारत को भी समझ में आने लगा कि व्यापार करेंगे तभी हमारी आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा। तो पहला नीति उसने न क्या अपनाया, लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति ना, लिखो आगे। जिससे विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता पर बल दिए जाने लगा। फलस्वरूप 1992 में भारत के द्वारा इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित की गई। इजराइल के द्वारा भारत का कूटनीतिक संबंध किस वर्ष में स्थापित हुआ, 1992 में। ठीक है। बाकी जो हमारे पुराने संबंध चल रहे थे वो थे। अब लुक ईस्ट पे भी हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। यूएसएसआर से था ही, उधर अमेरिका से था ही, इधर इजराइल से किए। ठीक है। अब देखो, विदेश नीति में एक सिद्धांत है, उसको सर्वप्रथम पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है और कई बार मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गुजराल सिद्धांत। इंद्र कुमार गुजराल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1996 में सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति को इस अवधारणा पर, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हेडिंग करना, गुजराल सिद्धांत। ब्रैकेट में कर देना इनका पूरा नाम, इंद्र कुमार गुजराल साहब। लिखो। नाइनटीन 1996 के विदेश मंत्री गुजराल द्वारा पड़ोसी देशों के साथ मित्रता संबंध के
संबंध के कुछ बिंदुओं पर बल दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया इन्होंने, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बल दिया। लिखते जाओ, ये ना सोचो कि मैं क्लास में नहीं हूं, रोज रोज अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए आप सब, खास तौर पर मनोहर जी। आपका मेंस इस बार अच्छे से हो जाए, न समझ में आएगा नंबर पे कॉल करिएगा, उस पॉइंट को पूछ लीजिएगा, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। लेट के ना पढ़िए, आराम से बैठ के पढ़िए, वार्म पानी वगैरह लेके, ब्लैक टी वगैरह लेके इसको पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, पहला इनका देखिए सिद्धांत क्या था। पहला सिद्धांत लिखिए, छोटे पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा छूट, छूट छूट मतलब जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनको क्या करेंगे हम, कुछ न कुछ योगदान देंगे, है ना। उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, अगर वो व्यापार करते हैं हमसे तो कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। पहला इन्होंने नीति बनाया। तो क्या बोला, छोटी पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट, भले वो हमारे पे कुछ परसेंट टैरिफ लगा लें, हम नहीं लगाएंगे। दूसरा, इनके साथ बराबरी का व्यवहार न किया जाए। छोटे पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का व्यवहार ना किया जाए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में वहां लिख के आ जाना कि किया जाए। नेक्स्ट, अब देखो छोटे पड़ोसी देश में हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो बस छोटे पड़ोसी देशों में दो को हटा दो, बाकी सब हैं जो जो हमारे पड़ोस में है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, ठीक। इवन हम फिलिस्तीन उलिस्तीन को भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन दो को नहीं लेते हैं, दो को बस, पाक, चीन, इनको नहीं लेना है। तो लिख लो कि छोटे पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान को छोड़कर, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को शामिल किया गया। ये सब किसका सिद्धांत पढ़ रहे हो, गुजराल साहब का। याद रखना, अब तक चला आ रहा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इनका तीसरा सिद्धांत देखते हैं। इन्होंने कहा, लिखो, सभी पड़ोसी देशों के साथ सभी पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय विवादों का समाधान। अब उसमें चीन भी है, किसी के भी, सभी पड़ोसियों को, ठीक। ये द्विपक्षीय विवादों का समाधान
शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण होना चाहिए। लिखते जाओ। जो चीन और पाकिस्तान पर भी लागू होता है। नेक्स्ट चौथा, एशिया का कोई भी राज्य, राज्य बोले तो देश, एशिया का कोई भी राज्य अपने भूभाग का प्रयोग पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं करेगा। राष्ट्र नहीं लिख के मैंने राष्ट्र लिखा, इस पे आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, राज्य का प्रयोग करेंगे, राज्य की जगह देश का प्रयोग करेंगे। और ये क्या करें, अपने भूभाग का प्रयोग अन्य पड़ोसी अन्य पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं करेगा। लिखिए। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का कोई भी राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के सभी देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कोई दिक्कत? एक मेंस का क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सब लिख के कल क्लास में ले आएंगे। क्वेश्चन लिखिए। इंद्र कुमार गुजराल के एक तरफा छूट एक तरफा छूट के सिद्धांत पर तार्किक विश्लेषण करें।
ओके, कल ये आप लोग क्वेश्चन करा के लाइएगा, लिख लीजिएगा, बाकी इसका आंसर मैं करा दूंगा कल के डेट में। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर के साथ आगे की टॉपिक चलेगी। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, गुड डे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।